हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल। इन दिस चैनल वी विल लर्न अबाउट लोकोमोशन एंड मूवमेंट। चैप्टर 17। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जो कि चैप्टर का आधार है। लोकोमोशन और मूवमेंट में आखिर डिफरेंट क्या क्या होते हैं। लोकोमोशन, अगर कोई ऑर्गेनिजम्स अपनी लोकेशन को चेंज करता है, अगर कोई ऑर्गेनिजम्स अपनी लोकेशन को चेंज करता है तो वो लोकोमोशन है। अगर अपनी लोकेशन को चेंज नहीं करता है, अगर अपने लोकेशन को चेंज नहीं करता है तो हम मूवमेंट्स कहलाते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या, जैसे कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, कितने प्रकार के मूवमेंट होते हैं, मसल्स, स्केलेटन सिस्टम्स, जॉइंट्स, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम्स। इन टॉपिकों को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। अगर हम देखें तो मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स। जो मूवमेंट है वो क्या है, इज अ सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स। किसी भी लिविंग बींग्स का मूवमेंट जो होता है सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण फीचर्स होते हैं। उनके लिए, उनके फूड को इनटेक करने के लिए और अदर कार्य के लिए भी उनके लिए मूवमेंट बहुत जरूरी होता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो अन्य प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। जो अमीबा होती है, अमीबा में मूव करने के लिए स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। Movement of cilia, flagella, tentacles are shown in many organisms. Movement of cilia, cilia द्वारा movements, flagella द्वारा movements and tentacles are shown in many organs. Many organisms में, many organisms में दिखाई देता है। यहाँ लोकेशन की बात नहीं हो रही है, मूवमेंट की बात हो रही है। मतलब जो सीलिया, फ्लैजिला और टेंट्रल्स होते हैं वो केवल मूव करते हैं, लोकेशन चेंज नहीं करते हैं खुद का। अगर हम आगे देखें तो ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, जॉस एंड आईलेट्स, टंग एक्सेट्रा। ह्यूमन बींग्स यानी इंसान माने हम लोग, ये अपने लिम्स माने हाथ पैर, जॉस माने जबड़े, आईलेट्स माने पलकें या टंग माने जीभ को क्या कर सकती हैं, मूव करा सकती हैं। मूव मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं ले जाती है, केवल मूव कराती हैं। मूव का मतलब होता है लोकेशन में कोई चेंज नहीं होता। सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। कुछ जो मूवमेंट्स होती हैं उनका रिजल्ट क्या होता है कि उससे लोकेशन या प्लेस चेंज हो जाता है। सच वॉलंटरी, ऐसे ऐसे वॉलंटरी मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन। अगर ऐसे मूवमेंट्स जिसमें लोकेशन ही चेंज हो जाए तो उसे मूवमेंट नहीं कहेंगे। अगर लोकेशन चेंज हो रहा है तो वह मूवमेंट ना कहलाकर लोकोमोशन कहलाता है। Walking, running and climbing, flying, swimming are all some form of locomotory movements. वॉकिंग करना, रनिंग करना, क्लाइंब करना, फ्लाइंग करना, स्विमिंग करना, ये सभी क्या है, फॉर्म्स ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स। ये क्या कर रहे हैं, मूवमेंट्स, लोकोमोटरी मूवमेंट्स हैं, उनके अलग अलग रूप हैं। और यहाँ एक लाइन जो है बहुत जरूरी है कि सच वॉलंटरी, जो लोको मोशन होता है वह वॉलंटरी होती है, लोकोमोशन वॉलंटरी होती है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट। जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स है, नीड नॉट टू बी डिफरेंट, उसे फ्रॉम द दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। अलग प्रकार के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स को अलग होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि किन्हीं दो कार्यों के लिए, दो कार्य एक ही ऑर्गन द्वारा या एक ही लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स उसे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, पैरामीशियम सीरिया हेल्प इन द movements of food through the cytopharynx and locomotion as well. इन पैरामीशियम में जो है सीलिया जो है हेल्प करती है मूवमेंट्स ऑफ फूड के लिए, एंड लोकोमोशन के लिए भी वह हेल्प करती है। इसीलिए कि एक ही स्ट्रक्चर्स जो है इन दोनों कार्यों को पूरा कर रहा है। यही इसीलिए इस लाइन को लिखा गया कि स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफरेंट। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स को अलग होने की जरूरत नहीं है। अगर हम आगे देखें तो हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंट्रिकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड आल्सो यूज देम
फॉर लोकोमोशन। हाइड्रा जो है कर सकता है यूज यूज इट्स टेंटिकल्स, अपने टेंटिकल्स को, फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे, अपने प्रे को पकड़ने के लिए, एंड आल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन, और उन्हें अपने जो टेंटिकल्स हैं उनका यूज वह लोकोमोशन के लिए भी कर सकता है। वी यूज लिम्स फॉर द चेंज इन बॉडी पोस्चर्स एंड लोकोमोशन एज वेल। हाँ, अपने बॉडी को, ऐसे हाथ को, पैर को, बॉडी की इस बॉडी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और लोकेशन मतलब आगे पीछे चलने के लिए भी यूज कर सकते हैं। The above observations suggest that movements and locomotion can't be studied separately. जो आगे ऊपर दिए गए जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे कि जो आगे आगे मिले हैं हमें ऊपर, जैसे जैसे उनके एग्जांपल्स मिले हैं मूवमेंट्स की और लोकोमोशन की, उनसे यहाँ पता चलता है कि मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन कांट बी स्टडीड सेपरेटली। हम मूवमेंट्स को और लोकोमोशन को अलग नहीं पढ़ सकते हैं। मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन एक दूसरे की क्या है, कंप्लीमेंट है। अगर हम यहाँ देखें तो कि अगर लोकोमोशन हो रहा है तो मूवमेंट्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स में होगा ही होगा, लेकिन अगर मूवमेंट हो रहा है तो लोकोमोशन ही हो, ये जरूरी नहीं है। अगर इस लाइन को नीचे दिया गया है कि लोकोमोशन होगा तो मूवमेंट्स होगा ही होगा, मस्ट बी, एंड मूवमेंट है तो लोकोमोशन मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी। It the two may be linked by the stating that all locomotions are movements। जो सभी locomotions हैं वो movements हैं, but all movements are not a locomotion। लेकिन हर एक movements जो है locomotion नहीं है। हर एक locomotion movements तो हैं, लेकिन हर movements locomotion नहीं है। मतलब यहाँ दिखाया गया है कि अगर आप locomotion कर रहे हैं तो movement होगा ही होगा। कैसे? अगर हम कहीं दौड़ रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, तो हमारे लिम्स जा या आंखें, आंखों की पलकें या टंग जो है वो मूवमेंट तो करेंगी, और उसी के साथ हम अपना लोकोमोशन भी कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हमारे टंग जो है वो मूव कर रहे हैं तो क्या हम लोकोमोशन कर रहे हैं? नहीं। मतलब अगर लोकोमोशन होगा तो मूवमेंट्स होगा ही होगा, लेकिन अगर मूवमेंट है तो लोकोमोशन मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं। नीचे की पैरा में देखें तो Methods of locomotion performed by animals vary with their habitats and demand for the situations. However, locomotion is generally for the search of food, shelter, mating, suitable breeding grounds, favorable climate conditions to escape from enemies. इस पैरा में सीधा-सीधा यह बताया गया है कि लोकोमोशन या मूवमेंट्स क्यों ज़रूरी है? आखिर उनकी ज़रूरत क्या है? तो यहाँ बताया गया है सीधे-सीधे इसका जो मतलब है कि जो लोकोमोशन है वह चेंज हो सकता है। लोकोमोशन करने का मेथड, चलने फिरने का मेथड वह चेंज हो सकता है। किससे? ऑर्गेनिज़म्स के हैबिटेट्स माने उनके रहने के स्थान से, और उनकी डिमांड ऑफ सिचुएशंस, उनकी सिचुएशन के आधार पर लोकोमोशन के जो मेथड्स हैं वो अलग हो सकते हैं। Locomotion is generally for search of food, shelter, mating, suitable breeding grounds, favorable climate conditions और escape from enemies। लेकिन जो जनरली या समानता बताया गया है कि लोकोमोशन का मतलब क्या है, क्यों जरूरी है? सर्च ऑफ फूड, भोजन की खोज के लिए, शेल्टर के लिए, मैट माने रिप्रोडक्शन के लिए, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस के लिए, और जिससे वह प्रेडिटर्स, शिकारी व एनिमी से बच सकें, इन सभी के लिए लोकोमोशन या मूवमेंट दोनों जरूरी है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स नेमली अमीबियाइड, सिलियरी एंड मस्कुलर। जो ह्यूमन की सेल्स हैं, यहाँ बॉडी की बात नहीं की गई है कि ह्यूमन बॉडी नहीं है, सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के सेल्स अमीबियाइड, सिलियरी और मस्कुलर इन प्रकार के मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मूवमेंट्स की बात की गई है, लोकोमोशन की नहीं। मतलब यहाँ जो है लोकोमोशन नहीं होगा, केवल मूवमेंट होगा। अगर मूवमेंट होगा तो केवल इसमें मूवमेंट होगा और लोकोमोशन नहीं होगा। मतलब बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उनमें लोकोमोशन नहीं होगा। Some specialized cells in our body like macrophages and leukocytes in a blood exhibit amoeboid movement। यहाँ देखा गया कि सम स्पेशल
जो सेल्स हैं जैसे कि मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, ये सभी क्या है, अमीबियाइड मूवमेंट प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं इन ब्लड में। इट इज इट इज अफेक्टेड बाय pseudopodia formed by the streaming of protoplasm as in amoeba। अमीबा में पाए जाने वाले स्यूडोपोडिया फाल्स पैर या फाल्स जो है लेग्स होते हैं जिससे वह अफेक्टेड होते हैं। और अमीबियाइड मूवमेंट में, अमीबा में पाए जाने वाले मूवमेंट को अमीबियाइड मूवमेंट कहते हैं। और अमीबियाइड मूवमेंट या साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स इन लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन अमीबियाइड मूवमेंट। यहाँ बताया गया है कि जो फाल्स पैर जो होते हैं अमीबा में, वो तो रिस्पॉन्सिबल होते ही हैं अमीबियाइड मूवमेंट के लिए, लेकिन साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स जैसे कि सेल के स्केलेटन में पाए जाने वाले एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट सेल के स्केलेटन में पाए जाने वाला एक एलिमेंट है जो कि अमीबियाइड मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल है या उसमें मदद करता है। Ciliary movements occur in most of our internal tubular organs which is lined by ciliated epithelia। ऐसे organs जिनके internal part ciliated epithelium से consist हैं, वह ciliated movement represent करते हैं। वह क्या होते हैं, ciliated movement represent करते हैं। The coordinated movements of cilia in a trachea help us, हमारी मदद करते हैं इन रिमूविंग, निकालने के लिए डस्ट पार्टिकल्स को एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस इनहेल्ड अलोंग विद एटमॉस्फेरिक एयर। जो सिलियरी मूवमेंट है वह हमारी मदद करते हैं ट्रैकिया जिससे हम सांस लेते हैं, तो उसमें एटमॉस्फेरिक एयर के साथ साथ कुछ फॉरेन सब्सटेंस और कुछ ना चाहने वाले पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो उन्हें रिमूव करने के लिए सिलियरी मूवमेंट्स हमारी मदद करता है। पैसेज ऑफ ओवा, ओवरी में पाए जाने वाला पैसेज ऑफ ओवरी ओवा का जो पथ होता है थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक माने रास्ता, इट आल्सो फैसिलिटेटेड बाय सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट उसमें जो होता है मदद करता है। किसमें, ओवा ऑफ, पैसेज ऑफ ओवा मतलब ओवरी के पैसेज माने पथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक होता है, जो रास्ता होता है, उसमें सीलिया पाई जाती हैं जो कि ओवा माने ओवरी में पाए जाने वाले जो ओव्यूल्स होते हैं उन निकलने के लिए मदद करते हैं। अगर हम आगे देखें तो मूवमेंट्स ऑफ लिम्स, जॉस, टंग्स एक्सेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। जो मूवमेंट होते हैं ऑफ आवर लिम्स, हमारे हाथ पैर के मूवमेंट, जॉ के मूवमेंट, मनजबड़े के, टंग के, जीभ के एक्सेट्रा है, रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। ये क्या करते हैं, मतलब रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट, ये सभी मस्कुलर मूवमेंट है, मसल्स द्वारा रेगुलेट होते हैं। द कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ दिखाया गया द कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स, हमारे जो मसल्स हैं वो आगे पीछे, मतलब हम उन्हें कंट्रैक्टाइल कर सकते हैं, तो मतलब सिकोड़ या फैला सकते हैं। तो जो है कि प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज, अच्छे तरीके से यूज किया जाता है लोकोमोशन के लिए और अदर मूवमेंट्स के लिए ह्यूमन बींग्स में। मेजोरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक हम, जैसे कि ह्यूमन होते हैं, उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, उनमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। Locomotions requires a perfect coordinated activity of muscles. Locomotions require a perfect coordinated activity of muscles, skeleton and neural systems. जो लोकोमोशन होता है of muscular skeleton and neural system require a perfect coordinated activity। मतलब मसल मस्कुलर, स्केलेटन और न्यूरल में, इनमें दोनों के बीच में कोऑर्डिनेटेड पाया जाता है, एक संबंध पाया जाता है जिससे ये एक दूसरे की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप ऑफ मसल्स। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप ऑफ मसल्स। आप टाइप ऑफ मसल्स के बारे में जानेंगे, यह चैप्टर द्वारा बताया जा रहा है। दियर स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ दियर कॉन्ट्रैक्शन,
एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम्स, उनके स्केलेटल सिस्टम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, मैकेनिज्म्स कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स क्या हैं, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। अगर हम आगे बढ़े तो मसल्स, मसल जो टॉपिक है, you have studied in chapter 8 that the cilia and flagella are outgrowths of cell membrane। आपने चैप्टर 8 में यह पढ़ा होगा कि सीलिया और जो फ्लैजेला हैं वो आउटग्रोथ्स हैं ऑफ सेल मेम्ब्रेन, किसी भी सेल मेम्ब्रेन की क्या है, आउटग्रोथ है। फ्लैजेलर मूवमेंट्स हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जो फ्लैजेलर मूवमेंट है वो किसमें मदद करती हैं, स्पर्मेटोजोआ के स्विमिंग के लिए, स्पर्म के स्विमिंग के लिए। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज, स्पंज में पाए जाने वाले वाटर कैनाल सिस्टम को मेंटेनेंस करती हैं। एंड इन द लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना, यूग्लिना में फ्लैजेलर मूवमेंट्स लोकोमोशन में मदद करता है। मसल्स इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ऑरिजिन, जो मसल्स टिश्यू है, मसल है, इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। मसल्स टिश्यू का जो ऑरिजिन है वो कहाँ से, मेसोडर्मल से हुआ है। एम्ब्रियो स्टेज 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल। तो मेसोडर्मल से मसल्स की ओरिजिन हुई है। अबाउट 45%, 40 to 45% ऑफ बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। लगभग 40 से 45% जो वेट होता है पूरे बॉडी का वेट में, 40 से 45% जो वेट होता है वो मसल्स द्वारा ही होता है, मसल्स द्वारा ही कंट्रीब्यूट किया जाता है। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक, यहाँ जो प्रॉपर्टीज बताई गई हैं ये मसल्स के बारे में है कि ये एक्साइटेबिलिटी, एक्साइट होती हैं, एक एंड कॉन्ट्रेक्टिलिटी, कॉन्ट्रेक्टाइल मानने से उड़ सकती हैं, एक्सटेंसिटी या फैल सकती हैं, एंड इलास्टिसिटी। यहाँ आपको एक्सटेंसिटी और इलास्टिसिटी में डिफरेंट समझना बहुत जरूरी है, लेकिन यह बहुत दोनों सेम है। एक्सटेंसिटी में अगर किसी भी चीज़ को हम एक बार खींच के बड़ा कर दें तो वह बड़ा ही रहता है, लेकिन इलास्टिसिटी अगर किसी चीज़ को खींच कर हम बड़ा कर दें तो वह फिर से अपने पुराने स्थिति में आ सकता है। इलास्टिसिटी जो अपने पूर्वावस्था में यानी पहले की अवस्था में आ जाए, और एक्सटेंसिटी जो अपनी पहले की अवस्था में नहीं आ पाता है। अगर हम आगे देखें तो मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, मसल्स हैज बीन क्लासिफाइड, मसल्स को क्लासिफाइड किया गया है, अलग अलग क्लास, अलग अलग लेवल में बांटा गया है, यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, अलग अलग क्राइटेरिया को यूज करते हुए। लाइक जैसे कि नेमली लोकेशन, लोकेशंस क्या है मसल्स की, अपीयरेंस क्या है, उसमें मतलब अपीयर क्या होता है, कैसे दिखता है, नेचर ऑफ रेगुलेशन, वो रेगुलेट कैसी होती हैं, एंड एक्टिविटीज, और उनकी एक्टिविटीज के कार्य क्या हैं। बेस्ड ऑन देयर लोकेशन थ्री टाइप ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाइड। यहाँ देखेंगे तो बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के आधार पर 3 टाइप्स के मसल्स जो हैं आइडेंटिफाइड हैं। अगर हम इन 3 पार्ट्स को देखें तो स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स को सबसे पहले हम पढ़ें तो स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। स्केलेटल मसल्स स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी से क्लोजली एसोसिएटेड माने जुड़े होते हैं। दे हैव स्ट्राइएटेड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर स्केलेटल मसल्स में देखें तो दे हैव अ स्ट्राइएटेड अपीयरेंस, उस पे जो स्केलेटल मसल्स होगा उस पे कुछ खरोच के निशान जैसे होंगे, जिसे स्ट्राइएटेड, स्ट्राइप्ड कहते हैं, हल्का सा ऐसे दिखाया गया है एनसीईआरटी में। एंड हेंस आर कॉल्ड स्ट्राइएटेड मसल्स, और इसीलिए उसमें अपीयरेंस कैसी होती है, वह दिखती कैसी हैं, स्ट्राइप्ड के तरह दिखती हैं, और इन्हीं इसीलिए जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उन्हें स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं। एज इन दियर एक्टिविटीज, एज इन एज दियर एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, और जो उनकी एक्टिविटी होती है, स्केलेटल मसल्स की जो एक्टिविटी होती है वह नर्वस सिस्टम के वॉलंटरी द्वारा कंट्रोल हो जाती हैं।
मतलब हमारी इच्छा से वो चलती हैं। अगर हमारे हिसाब से वह एक्साइट करती हैं, एक्सटेंसिटी करती हैं, इलास्टिसिटी दिखाती हैं, कंट्रक्टाइल होती हैं, ये सभी हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी द्वारा ये स्केलेटल मसल्स रेगुलेट होती हैं। दे आर दे आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स, और इन्हें वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी विल से, अपनी अपनी इच्छा से नहीं, हमारी इच्छा से काम करते हैं, और इसीलिए हम इन्हें वॉलंटरी मसल भी कहते हैं। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर्स, जो कि प्राइमरी रूप से, प्राथमिक रूप से लोकोमोशन एक्शंस में और चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर्स, बॉडी की डायरेक्शन चेंज करने में इन्वॉल्व है। Visceral muscles. Visceral muscles are located in the inner walls of hollow visceral organs of the body like alimentary canal, माने alimentary canal हमारे फूड का पाइप या ऑइसोफेगस कह सकते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट रास्ता होता है, एक्सेट्रा। ये क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं विसरल ऑर्गन्स, मतलब विसरल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स जिनके बीच में भी हवा टाइप का कुछ हो और किनारे किनारे उनके बाउंड्री पाए जाते हैं। जो जिसमें बीच में कुछ खाली हो और किनारे किनारे बाउंड्री पाए जाते हैं, उन्हें हॉलो ऑर्गन या विसरल ऑर्गन्स कहते हैं। दे डोंट एग्जिबिट एनी स्ट्राइएशन, उनमें कोई भी स्ट्राइएशन नहीं होता है। स्ट्राइएशन मतलब अगर आप समझते हैं तो यहाँ एक खरोच जैसे निशान उसमें नहीं पाए जाते हैं। आर स्मूथ इन अपीयरेंस, जो होते हैं इसमें स्मूथ इन अपीयरेंस, इसमें कोई भी निशान नहीं पाया जाता, एकदम स्मूथ रहते हैं, आप क्लियर दिखाई देते हैं। किसके अंदर? माइक्रोस्कोप से देखने पर। हेंस दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स, नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स, ऐसे मसल्स जो कि स्मूथ है, नॉन स्ट्राइएटेड है। देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, और ये मसल्स जो हैं ऑफ द नर्वस सिस्टम के वॉलंटरी द्वारा कंट्रोल भी नहीं किए जाते। मतलब ये हमारी इच्छा से नहीं काम करते, ये अपनी इच्छा से काम करते हैं। जब इनकी इच्छा होगी तब ये काम करते हैं। ये हमें इंसान द्वारा खुद रेगुलेट नहीं होते। देयरफॉर इसीलिए नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स। जो स्मूथ मसल्स हैं वह हमारी इच्छा द्वारा काम नहीं करते हैं, और यही कारण है इसीलिए इन्हें इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। दे असिस्ट दे असिस्ट फॉर एग्जाम्पल, वह मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल के लिए इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, भोजन को ट्रांसपोर्ट करने में, मतलब भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने पे, थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट्स थ्रू द जेनाइटल ट्रैक्ट। जो ऊपर दिया गया था एलिमेंट्री कैनाल, इसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जिसे हम जेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं। वहां देखने वाली बात है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट द्वारा और जेनाइटल ट्रैक्ट द्वारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जेनाइटल ट्रैक्ट द्वारा ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। कौन से मसल्स? विसरल या स्मूथ मसल्स। अगर हम आगे देखें तो एज एज द नेम सजेस्ट, कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ हार्ट। जैसे कि नेम ही से पता चलता है, नेम से ही पता चल जाता है कार्डियक से रिलेटेड, माने कार्डियक हार्ट। अगर हम हार्ट की साइंटिफिक टर्म को जाने तो उसे हम कार्डियक ही कहते हैं। तो यहाँ यह समझना जरूरी है कि हार्ट को ही कार्डियक कहते हैं, और यही रीजन है कि हार्ट के मसल्स को हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। मेनी कार्डियक मसल सेल्स मेनी कार्डियक मसल सेल्स असेंबल इन ब्रांचिंग पैटर्न। असेंबल माने होते हैं बहुत सारे जुड़े होते हैं ब्रांचिंग पैटर्न के रूप में, टू फॉर्म अ कार्डियक मसल्स, और कार्डियक मसल्स बनाते हैं। बेस्ड ऑन अपीयरेंस के आधार पर कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइप्ड, मतलब इनमें भी खरोच टाइप का, मतलब अगर हम एनसीईआरटी देखें तो उसमें एक हल्का सा खरोच टाइप का दिखाया गया है, जिसके कारण ही हम इसे स्ट्राइएटेड और नॉन स्ट्राइएटेड कहते हैं। तो कार्डियक मसल्स में स्ट्राइएटेड पाया जाता है। दे इनवॉलंटरी इन नेचर, यह इनवॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी माने हमारी इच्छा द्वारा, और इनवॉलंटरी माने अपनी इच्छा द्वारा। हमारी इच्छा द्वारा हार्ट रेगुलेट नहीं होते हैं। अगर हम चाहें कि अपनी इच्छा से हम अपने हार्ट को धड़कना बंद कर दें या बीट्स करना बंद कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है, वह खुद से काम करती हैं।
voluntary and are the voluntary involuntary nature as the nervous system does not control their activities directly। और हम हार्ट के जो एक्टिविटी को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। Let us examine a skeletal muscle in a detail to understand the structure and mechanism of contraction। Let us examine a skeletal muscles। चलो हम एक मसल्स की परीक्षण करते हैं टू अंडरस्टैंड समझने के लिए उसकी स्ट्रक्चर्स को और मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन व कॉन्ट्रैक्शन कैसे करती है उसको समझने के लिए चलो हम उसका परीक्षण करते हैं। ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड ऑफ a number of muscle bundles fascicles held by a common collagenous connective tissue layer called fascia। Each organized skeletal muscle इन आवर बॉडी हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गेनाइज जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? नंबर ऑफ मसल बंडल से बने होते हैं और ये जो मसल बंडल होते हैं वह एक लेयर एक कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा होल्ड किया जाता है पकड़ा जाता है चारों तरफ से जैसे क्या कहते हैं फेसिया। ईच मसल बंडल्स कंटेन्स नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। ईच मसल बंडल्स each muscle bundle contains a number of muscle fibers। हर एक जो मसल बंडल्स होते हैं उनमें बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। पहले क्या पाया जाता है मसल बंडल्स और उसके अंदर मसल फाइबर्स पाए जाते हैं। ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय a plasma membrane called sarcolemma enclosing the sarcoplasm। ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घेरे गए होते हैं जिसे क्या कहते हैं सार्को प्लाज्म सार्कोलेमा कहते हैं और उसके अंदर जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं सार्कोप्लाज्म। अगर हम आगे देखें तो मसल फाइबर्स इज अ सिंसाइटियम मसल फाइबर्स इज ए सिंसाइटियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मेन न्यूक्लियाई। जो मसल फाइबर्स होते हैं वह क्या कहते हैं सिंसाइटियम मल्टीपल न्यूक्लियस उनके अंदर पाया जाता है। यहाँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है देखेंगे कि मसल बंडल्स के अंदर मसल फाइबर्स पाए जाते हैं और इन मसल फाइबर्स में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसलिए इस अवस्था को सिंसाइटियम स्टेज कहते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर्स इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी प्रकार सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मसल फाइबर्स में पाया जाता है जो कैल्शियम आयन को स्टोर करता है। A characteristic feature of muscle fibers is presence of large number of parallel arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments or myofibril। आप देखेंगे कि मसल फाइबर्स था सबसे पहले मसल बंडल था मसल बंडल के बाद मसल फाइबर और मसल फाइबर के अंदर उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें मायोफिलामेंट पाई जाती है एक सबसे यूनिट स्थिति होती है मायोफाइब्रिल पाई जाती है। तो यहाँ लिखा गया है कि आ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या कि प्रेजेंट माने उपस्थित होना अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल फिलामेंट्स इन द सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे फिलामेंट और मायोफाइब्रिल का प्रेजेंट होना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मसल फाइबर का। अगर हम आगे देखें तो ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन इट। हर एक मायोफाइब्रिल में अल्टरनेट डार्क और लाइट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। A detailed study of myofibril has established that striated appearance is due to the distribution pattern to important proteins।
मायोफाइब्रिल कैसे बना है, उसकी स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए दो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन को डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहले एक्टिन एंड मायोसिन। द लाइट बैंड्स कंटेन एक्टिन इज कॉल्ड आई बैंड। जो लाइट बैंड होता है वह एक्टिन प्रोटीन को कंटेन करता है और इसे ही आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं। वेयर एज जबकि डार्क बैंड कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिक बैंड। डार्क बैंड ए बैंड कहते हैं जो कि मायोसिन प्रोटीन कंटेन्स करता है। यहाँ आप देखेंगे तो डार्क बैंड का नाम एक और है जिसे कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक बैंड। तो अगर डार्क में देखें तो DARK, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि डार्क के बाद ए मतलब एन आइसोट्रॉपिक बैंड। और लाइट बैंड में भी लाइट बैंड को क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड। मतलब लाइट्स में हम आई से याद कर सकते हैं कि इसे आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं। अगर हम आगे देखें तो पहले बताया कि वेयर द डार्क बैंड कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिक बैंड कंटेंट्स मायोसिन। जो डार्क बैंड होता है वह एन आइसोट्रॉपिक बैंड कंटेन करता है जिसे मायोसिन कहते हैं। बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। जो बोथ प्रोटीन होते हैं वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एंड आल्सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के समान होते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट। जो एक्टिन बैंड होता है वह मायोसिन बैंड के मतलब इसके अपेक्षा बहुत ही पतला होता है। ये बहुत थिन होता है और ये बहुत थिक होता है। ये एक्टिन बैंड है और ये मायोसिन बैंड है, मायोसिन है। फिर ये एक्टिन प्रोटीन, ये मायोसिन प्रोटीन जो कि डार्क बैंड में पाया जाता है, एक्टिन प्रोटीन जो कि लाइट बैंड में पाया जाता है। तो यहाँ दिया गया है कि जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं वह मायोसिन की तुलना में बहुत ही थिन होते हैं। Hence are commonly called thin and thick filament respectively। हम एक्टिन बैंड को थिन बैंड भी कहते हैं और डार्क बैंड को थिक बैंड भी कह देते हैं। और अगर हम आगे देखें तो इन द सेंटर ऑफ आई बैंड्स एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन विच बाइसेक्ट्स इट। अगर लाइट बैंड देखेंगे तो उसके बीचों बीच एक जेड लाइन पाया जाता है जो उन्हें एक दूसरे से अलग, एक दो पार्ट में अलग करता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को नीचे दिखाया गया है कि यहाँ जो लाइट बैंड है, यहाँ जो लाइन बैंड है इसके बीच में जो पाया जाता है इसे क्या कहते हैं, जेड लाइन। यहाँ देख सकते हैं आप। तो लाइट बैंड के बीच में जो पाया जाता है उसे जेड लाइन कहते हैं। द थिन फिलामेंट्स आर firmly attached to जेड लाइन। थिन माने लाइट बैंड होता है वह जेड लाइन से अटैच होता है। थिक फिलामेंट्स इन द ए बैंड आर आल्सो हेल्ड टुगेदर in a middle of this band by a thin fibrous membrane is called एम लाइन। अगर हम यहाँ देखें तो ए एंड आई बैंड्स आर अरेंज अल्टरनेटली। इससे पहले लाइन द थिक फिलामेंट, जो थिक फिलामेंट जो कि डार्क बैंड में पाया जाता है वह किसके द्वारा, एक मेम्ब्रेन होता है जैसे एम लाइन, जो एम लाइन होता है वह उन्हें अटैच किए रहता है, अर्थात डार्क बैंड को पकड़े रहता है एम लाइन। ए और आई मतलब थिन और थिक, लाइट और डार्क बैंड्स आर अरेंज्ड अल्टरनेटली थ्रू आउट लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल। जैसे कि मायोफाइब्रिल के लेंथ होते हैं ऐसे वैसे ही थिन और थिक बैंड्स जो होते हैं एक दूसरे के पैरेलल उपस्थित होते हैं। अगर हम आगे देखें तो द the protein of myofibril between two successive dead line is considered as the functional unit of
contraction is called sarcomere. कि प्रोटीन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच में, लाइट बैंड के बीच में जो पाया जाता है उस लाइन को जेड लाइन कहते हैं, और दो जेड लाइन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या सार्कोमेयर कहते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि लाइट बैंड के बीच में पाए जाने वाला जेड लाइन और इन दो जेड लाइनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे सार्कोमेयर कहते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शनल यूनिट है। अगर हम आगे देखें तो इन रेस्टिंग स्टेज में द एज ऑफ थिन filaments on either side of thick filament partially overlapped to free ends of thick filaments leaving the central part of the thick filament. In the resting stage में जो एज ऑफ थिन फिलामेंट का जो किनारा है वह अदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट की द्वारा पार्शली थोड़े से हल्के रूप से ओवरलैप होता है और इस एरिया को ओवरलैपिंग एरिया भी कहते हैं। अगर हम यहाँ फिगर में देखें तो इस एरिया को जहाँ थोड़ा सा थिक और थोड़ा सा थिन मतलब डार्क बैंड और लाइट बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग एरिया। ओवरलैपिंग एरिया भी कह देते हैं, जहाँ पर थिक बैंड और थिन बैंड जो है आपस में ओवरलैप हुए रहते हैं। The central part of thick filament not overlapped by a thin filament is called a zone. जो थिक फिलामेंट होता है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वह थिन फिलामेंट्स द्वारा ओवरलैप नहीं होता है, जिसे हम एच लाइन एच जोन कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये थिक बैंड है जिसका सेंट्रल पार्ट ओवरलैप नहीं है और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? एच जोन भी कह देते हैं। आप देखेंगे इसे हम एच जोन कह देते हैं जहाँ ओवरलैपिंग नहीं हुई है। स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टाइल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टाइल प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन जैसे कि मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन जो हैं उनकी स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, उन्हीं प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में हम इस पैराग्राफ में देखेंगे। ईच थिन या actin filament is made of two filamentous actin helically wound to each other. each thin filament जो होते हैं वह फिलामेंटस एक्टिन प्रोटीन के हेलिकल द्वारा बने होते हैं और वो भी दो होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर हेलिकल बनाते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि जो थिन है वो एक दूसरे के ऊपर दो फिलामेंट्स पाए जाते हैं जो एक दूसरे के ऊपर हेलिकल रूप से बनाते हैं। आगे देखें तो ईच एफ माने फिलामेंटस एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन्स। जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं उनका जो होता है वो पॉलीमर होता है, मतलब ढेर सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स मिलकर के एक्टिन प्रोटीन का फिलामेंट बनाती हैं। और यहाँ देखना जरूरी है कि टू फिलामेंट्स ऑफ एनोदर प्रोटीन, दो फिलामेंट्स ऑफ एनोदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन and run closed if active throughout its length. टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन, जो उनके फिलामेंट्स होते हैं उसमें ट्रोपोमायोसिन रन क्लोज द एफ एक्टिंग प्रोटीन थ्रूआउट इट्स लेंथ। ट्रोपोमायोसिन उसके लेंथ को एक तरफ से क्लोज करता है। यहाँ दिखाया गया है नीचे कि इसमें एक्टिन प्रोटीन में जो ट्रोपोमायोसिन है आप देख सकते हैं उसके लेंथ वाइज उसको क्या करता है? क्लोज करता है ट्रोपोमायोसिन। अगर यहाँ देखें तो अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट अ रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमायोसिन। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसे क्या कहते हैं? ट्रोपोनिन कहते हैं। अगर आप देखेंगे कि फिलामेंट्स पर ऐसे ऐसे होते हैं तो उनके ऊपर एक दो मतलब इंटरवल कुछ देर के बाद पाए जाते हैं ट्रोपोनिन, जो कि कॉम्प्लेक्स हैं जिनके 3 पार्ट्स होते हैं। इन
ट्रोपोनिन को आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि ट्रोपोमायोसिन पर एक इंटरवल के बाद उपस्थित होते हैं, रेगुलर इंटरवल के बाद उपस्थित होते हैं। इन्हें हम कौन सा प्रोटीन कहते हैं? ट्रोपोनिन प्रोटीन। इन द resting stage, a subunit of troponin marks acting binding site for myosin on acting filaments। रेस्टिंग स्टेज में ट्रोपोनिन जो होता है वह एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, मायोसिन जिस साइट से जुड़ता है इस पर एक्टिन फिलामेंट पर, उसमें मार्क्स का निर्माण करता है, यानी मार्क्स बनाता है जिससे वह जुड़ नहीं सके ट्रोपोनिन। अगर हम आगे देखें तो यह जो ट्रोपोनिन है इनमें एक मास का निर्माण करता है जिससे इसमें कंट्रैक्शन नहीं होगा। इसको हटाने के, ट्रोपोनिन के एक सब यूनिट को हटाने के बाद इसमें कंट्रैक्शन की शुरुआत होती है। तो यहाँ ऊपर दिया गया है कि एक जो पार्ट है ट्रोपोनिन का वह क्या बनाती है? मास्क बनाती है एक्टिव साइट का। ईच मायोसिन थिक फिलामेंट इज आल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। हर एक मायोसिन फिलामेंट इज आल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होते हैं। मायोसिन हमेशा क्या होती हैं? पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होती है। मायोसिन किस में पाई जाती हैं? थिक माने डार्क बैंड में पाई जाती हैं। मेनी मोनोमरिक प्रोटीन इज कॉल्ड मीरोमायोसिन, मतलब ढेर सारे मीरोमायोसिन मिल करके क्या बनाते हैं? मायोसिन बनाते हैं। ढेर सारे मतलब बहुत सारे मीरोमायोसिन मिल करके मायोसिन बनाते हैं। मीरोमायोसिन एक यूनिट है और मायोसिन उसकी यूनिटों का समूह होता है। कंस्टिट्यूट थिक फिलामेंट, और यह जो मीरोमायोसिन या मायोसिन है वह थिक फिलामेंट को बनाता है। ईच मीरोमायोसिन हैज टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। हर एक मीरोमायोसिन के टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। अ ग्लोबुलर हेड विथ अ शॉर्ट आर्म, अ टॉल and the former being called heavy myromycin and later the light myromycin। अगर यहाँ देखें तो इसके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं मीरोमायोसिन के। पहले एक ग्लोबुलर हेड होता है विथ शॉर्ट आर्म और उस टाल होते हैं। मतलब अगर आप यहाँ देखें तो ये जो मायोसिन है यहाँ पर ये टॉल है और ये पूरा हेड है। यहाँ पर ये हेड है और ये टॉल है। तो यहाँ बताया गया है कि टॉल को हम एलएलएम कहते हैं, एल एम और एम, मतलब लाइट मीरोमायोसिन, और हेड वाले पार्ट को हम एच एम एम कहते हैं, हैवी मीरोमायोसिन। तो टॉल में यह जो है कोई अदर पार्ट नहीं पाया जाता, लेकिन एचएमएम में हेड और क्रॉस आर्म पाया जाता है, जो कि अब दिखाया गया है कि हेड और क्रॉस आर्म कहाँ पाया जाता है? हेड की एचएमएम में। आप यहाँ देख सकते हो कि हेड और क्रॉस आर्म और एटीपी बाइंडिंग साइट तो यहाँ पाया ही जाता है। वही दिखाया गया है कि मीरोमायोसिन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। अ ग्लोबुलर हेड, एक हेड होता है और एक शॉर्ट आर्म होता है और टाल होता है। फॉर्म बीइंग कॉल्ड हैवी मीरोमायोसिन, और जो ये ऊपर की संरचना होती है जहाँ हेड शॉर्ट आर्म पाए जाते हैं उसे एचएमएम हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं और बाद में लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। मतलब टाल जो उसकी पूंछ है उसे एलएलएम यानी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। द एचएमएम कंपोनेंट्स, द हेड एंड short arm projects out growth a regular distance and age from each other from the surface of polymerized myosin। यहाँ देखना जरूरी है कि जो हेड एंड शॉर्ट आर्म एचएमएम के पार्ट में आता है, हैवी मीरोमायोसिन के पार्ट में क्या आता है? हेड और शॉर्ट आर्म आता है, और यह जो शॉर्ट आर्म है आउटवर्ड्स बाहर की तरफ एक रेगुलर डिस्टेंस के बाद एंगल बनाती हैं और इज नोन एज क्रॉस आर्म, और यह क्रॉस आर्म के रूप में जाना जाता है। द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीएज एंजाइम। जो ग्लोबुलर हेड होता है, इज माने वो क्या है? एक एटीपीएज है, एक्टिव एटीपीएज एंजाइम है। हैज बाइंडिंग साइट फॉर
एटीपी एंड एक्टिव साइट। उसके पास बाइंडिंग साइट होती है एटीपी के लिए और एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, जिससे कॉन्ट्रैक्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सके उसके लिए उसके पास एटीपी और एक्टिन साइट होता है, एक्टिव साइट ऑफ फॉर एक्टिन होता है। अगर हम अगर हम इस पार्ट में देखें, यह है थिन फिलामेंट, ये है थिक फिलामेंट। थिन थिक फिलामेंट में ये एलएमएम का पार्ट है, क्या है ये एलएमएम का पार्ट है, लाइट मीरोमायोसिन, और ये जो पार्ट है वह एचएमएम का पार्ट है, हैवी मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन में हेड क्रॉस आर्म पाया जाता है, जबकि एलएमएम में केवल टेल पाया जाता है। थैंक यू।